तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली जो बना है वो है 1872 का एक्ट। हम मतलब 1872 से जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और अभी तक हमने इसको लॉ को चेंज नहीं किया। मतलब जो हमारे पुराने लॉज थे, आईपीसी है ना, एविडेंस, इन सबको हमने चेंज कर दिया, बट अभी भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ हम 1872 का अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि जरूरत क्यों पड़ी, कहने का मतलब है, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट बनने से क्या होता है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उनका जो क्या कहते हैं उसको, नंबर है, वो कम हो जाता है, पहली बात है ना। और अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसमें डिसाइड हो जाता है पार्टी कितना पे करेगी, क्या करेगी, ठीक है। अब होता क्या था, शुरू से भी हम लोग ये देखते हुए आ रहे हैं कि हर दिन हम लोग किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी न किसी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की बात देखें अगर, तो हम लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल करते होंगे रोज, ठीक है। जब हम बस में बैठते हैं तो बस वालों के साथ हमारा कांटेक्ट होता है कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमको इतने रुपए में इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस पर लेकर जाएंगे, ठीक है। किसी से कोई सामान खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहां पे हमारा कांटेक्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोसीजर है, वी आर फॉलोइंग इन आवर डेली लाइफ। हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट का जो चीज है उसको हम लोग फॉलो करते रहते हैं। तो इस वजह से जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस वजह से लोगों को लगा कि भाई सब चीजें जब हो रही है तो इनको एक लॉ के अंदर में भी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि कल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तोड़ता है, तो उसको रेमेडी कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, इसके लिए एक लॉ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हमने लॉ बनाया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1870, ठीक है। दो पार्ट में ये डिवाइडेड है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें दो पार्ट में ये डिवाइडेड है, बीच में इसमें और भी कुछ थे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का था पार्ट वाला पॉइंट, तो इन सबको हमने हटा दिया। पहला पार्ट डिस्कस करता है आपका सेक्शन 1 से लेके 75। सेक्शन 1 स्क्रीन में दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। सेक्शन 1 से लेके 75 तक, सेक्शन 1 से लेके 75 तक, ठीक है। ये डिस्कस करता है हमारा कि जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे होगा, ठीक है, कब ये ऑफर एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा, है ना, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसमें रेमेडीज वगैरह क्या होंगी, ठीक। तो बेसिक चीजें जो है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग में वो ये बात करता है। दूसरा आता है हमारा सेक्शन 124 से, ठीक है, 124 से 238 तक। ये बात करता है कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसने एक जनरल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ हमें बता दी, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके बारे में जो है सेक्शन 124 से लेके 238 तक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज, बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि बीच वाले सेक्शन कहाँ गए, तो 76 से लेके 123 तक कहाँ गए। तो ये जो सारे सेक्शन पहले थे वो सेल्स ऑफ गुड्स से डील करते थे, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स मतलब ये रिलेटेड थे। तो हमने जो है इन सारे सेक्शन को, जो चैप्टर 11, ये जो सेक्शन थे 73 से 76 से लेकर 123 तक, ये चैप्टर 11 जो था इसका कॉन्ट्रैक्ट का, इसको हमने हटा के एक नया एक्ट ही बना दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, SGA 19, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कहने का मतलब क्या है कि पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है हमारा इसके अंदर आ जाता है, उसके बाद
और हाँ, एक से ये एक थोड़ा सा चीज है यहाँ पे, ये 11 नहीं, ये 7 है ना, ये 7 है, एंड 11 वाला आगे वाला पार्ट है, मतलब जो हमने बताया ना कि 238 तक है, तो 239 से लेकर जो पार्ट है हमारा, वो आता है 266 तक का जो सेक्शन, इसको हमने निकाल कर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया। ठीक है, एक्ट बनाया, और ये उधर चला गया। कहने का मतलब ये है कि अभी भी आप लोग पढ़ेंगे जो सेकंड पार्ट होता है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट लॉ 2 जो है, उसमें हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ेंगे और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि पहले जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना था, तो उस टाइम में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं, दे ऑल आर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सारे प्रोविजन थे वो भी सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में ही थे। बट हमने क्या किया, फिर टाइम टू टाइम हमने इनको चेंज कर दिया, और 1930 में एक हमने बनाया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और 1932 में हमने बनाया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इन सारे बाकी के जो सेक्शन है उनको वहां से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाल के, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब सेक्शन कहाँ क्या रहेगा, 1 से लेके 75 तक एक पार्ट रहेगा, और दूसरा पार्ट रहेगा 124 से लेके 238 तक। इसके बीच के जो पार्ट है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में चले गए, और इसके बाद के जो पार्ट है 238 से लेके 239 से लेके 266 तक, वो पार्टनरशिप एक्ट को फॉर्म कर, ठीक है। तो उसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे एक टाइम पे, बट अभी आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे फोकस करें। अच्छा, किसी को याद है कि व्हाट इज द ईयर ऑफ इन्फोर्समेंट, कब जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्फोर्स में आया? 1872 में। क्या? 1872 में। नहीं, 72 तो ईयर, हाँ ठीक है, ईयर, ठीक है ठीक है। और वो क्या कहते हैं उसका 1 मतलब सितंबर। मंथ और डेट वगैरह? 1 सितंबर 1872। हाँ, बताइए। ये जो आया आपका 1 सितंबर 1872 को आया, ठीक है। एक से मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ आप लोग की आवाज। तो ये जो है आपका 1 सितंबर 1872 को आया है, ठीक है। 1 सितंबर 1 सितंबर 1872 को। तो एक चीज इसमें और है इंपॉर्टेंट जो नोट करने की है, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था, अब तो हट गया, अब तो बीएसए आ गया है, बट जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था, वो भी 1 सितंबर 1872 को ही एप्लीकेबल हुआ था, मतलब कि इन्फोर्स में आया था, ठीक है। और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, ये भी जो है वो 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो सवाल आएगा फिर कि क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो एग्जॉस्टिव लॉ है? मतलब एग्जॉस्टिव लॉ का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? किसी लॉ को हम एग्जॉस्टिव लॉ कब कह सकते हैं, बताइए। हर्ष, सर क्या क्वेश्चन पूछा आपने? आवाज नहीं आ रही हर्ष आपकी मुझे। सर क्वेश्चन क्या पूछा आपने? क्वेश्चन क्या था सर, आपने क्या पूछा? बेसिकली जब कोई लॉ जो है अपने एरिया के सारे पॉइंट्स को कवर करता है, कहने का मतलब ये है कि जिस एरिया पे वो है,
ये जैसे क्रिमिनल लॉ है मान लीजिए कोई, तो क्रिमिनल एस्पेक्ट्स में जितने भी चीजें हैं उन सबको उसने कवर किया। तो ये सवाल फिर यहाँ आता है कि वेदर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एन एग्जॉस्टिव लॉ। एग्जॉस्टिव लॉ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स मैटर हैं, जितने भी चीजें हैं, क्या सबको वो कवर करता है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा बहुत सारे अदर लॉज भी हैं जो अदर अदर एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, जैसे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का। ठीक है, कितने कितने लॉ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 का, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1963 का, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882 का, एंड देन लास्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जिसको आप लोग चेक बाउंस के नाम से भी जानते हैं कि चेक बाउंस का जो केस होता है हम लोग उसमें करते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बट हम लोग को बस इसको याद रहता है कि भाई चेक बाउंस का केस करना तो एनआई एक्ट में होगा। तो एनआई एक्ट जो है 1881 का। तो ये जो सारे केसेस है, सॉरी, ये जो सारे एक्ट्स हैं, ये भी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उनसे डील करते हैं। सो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। ठीक है, तो ये इसका प्रेम्बल भी यही बात कहता है। इसका प्रेम्बल कहता है कि द एक्ट स्टेट्स दैट इट इज टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ कुछ लॉज हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड में, उनको ही डिफाइन और अमेंड करने के लिए हमने इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया है। सारे लॉज जो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड में उनको हम करने के लिए हमने इसको नहीं बनाया, उनके लिए अदर लॉज भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ लॉज जो है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड में, कुछ पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड में, उनको हमने डिफाइन और अमेंड करने के लिए इसको बनाया। ठीक है, तो इसमें अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन सेक्शन पे। तो इसका पहला है सेक्शन 1। सेक्शन 1 बेसिकली बात करता है कमेंसमेंट की। तो ये अब कहाँ एप्लीकेबल होता है? अब ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम में आर्टिकल 370 था हमारा, और उसके वजह से बहुत सारे इंडियन के जो सेंट्रल लॉ हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होते। But after 2019, when we abolished Article 370 and passed a new act, that is जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कौन सा एक्ट है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमने क्या किया, हमने जो है वो इसको अब वहां पे भी एप्लीकेबल कर दिया। तो यहाँ पे जो वर्ड था ना कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेक्शन 1 में, वो वर्ड रिमूव हो गया। सो मीन्स अब ये पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, 2009 इस एक्ट के तहत जो है हट गया है। अगर किसी को लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि इस एक्ट में जो है वो है 5th शेड्यूल टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 45। ठीक है, 5th शेड्यूल टेबल नंबर 1 है ना, सीरियल नंबर 45। इसमें ऐसे ही किया गया, एक शेड्यूल बनाया है, उसमें टेबल बनाया गया, और टेबल में बहुत सारे नंबर पे हर एक एक्ट के बारे में कहा गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये वर्ड डिलीट, ये एक्ट से ये वर्ड डिलीट, हर जगह जिस जिस जगह पे लिखा था कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सबको सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 करके हर जगह उसमें ये कह दिया गया कि ये जो वर्ड है वो यहाँ से अब ओमिटेड होगा। ठीक है, एंड नाउ किस दिन ये कमेंस हुआ है? तो याद रखिएगा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर 1872। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। और ये सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे अप्लाई नहीं होती, ये कोई भी अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो उसका प्रेम्बल, ठीक है, उसका सेक्शन 1 जो कि उसके नेम, उसके इनेक्टमेंट, उसके इनेक्टमेंट कह रहे हो, उसके इन्फोर्समेंट एंड उसके एप्लीकेशन की बात करता है कि कब वो इन्फोर्स में आया, कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल होगा, प्रेम्बल उसका क्या कहता है, क्या वो एग्जॉस्टिव है क्या नहीं है, और थोड़ी बहुत उसकी मतलब ब्रीफ हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें
तो हिस्ट्री में यही कि भाई जब पहले एक्ट बना था तब बहुत चीजों को इंक्लूड करता था, बट बाद में इसमें से बहुत सारी चीजें हमने निकाल के एक नया एक्ट बना दिया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी हमने इसमें से ही निकाल के बनाया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी हमने इसमें से ही निकाल के बनाया है, और इसके अलावा भी हमने बहुत सारे अदर लॉज को बनाया है जो इससे से नहीं निकाला, बट हमने अदर लॉ को बनाया है जो अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं, ठीक है। और वो होने की वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं कहलाता है, वो बस एक नॉर्मल जैसे एक लॉ होते हैं वैसे, नॉन एग्जॉस्टिव, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, हमारा सेक्शन 2 डिफिनेशन क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट, और इससे जो सवाल है शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं, इनसे जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि इसमें है छोटे छोटे डिफिनेशंस, बट हैं बहुत चीजें उसमें पढ़ने के लिए हमारे पास, ठीक है। तो पहले तो थोड़ा सा डिफिनेशन को समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग जो है आगे चीजों को देखेंगे। तो बेयर किसके किसके पास है? सबने अगर कोई हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी ही आप लोग जो है वो अपना निकाल के रख लीजिए। एक सेकंड। ठीक है, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, ठीक है, कंसिडरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका डिफिनेशन क्लॉज, है ना। अब पर डिफर्मेशन पढ़ा है तो डिफर्मेशन मुंह से निकल। सबसे पहले आता है सेक्शन 2, दैट टॉक्स अबाउट सर्टेन इंटरप्रिटेशन क्लॉज, है ना। ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज के फॉर्म में ही आता है। बहुत सारे वर्ड जो आपके अंदर में आप लोग पढ़ेंगे, उन सबको ये क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, डिफाइन करता है, बोलता है कि भाई जो वर्ड हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए वही वर्ड आपको है अंदर भी समझेंगे, है ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस वर्ड का क्या मतलब होगा, हमने एक इंटरप्रिटेशन क्लाउज यहाँ पे ऐड किया है, और वो इंटरप्रिटेशन क्लाउज क्या करता है, वो बताता है कि किस वर्ड का मतलब क्या होगा। अब देखिए इंटरप्रिटेशन क्लाउज यूज किया गया है, डिफिनेशन क्लाउज नहीं, इंटरप्रिटेशन, है ना। तो कहने का मतलब है कि कहता है कि यही कि इन दिस एक्ट फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज इन द फॉलोइंग सेंस अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जब तक कोई दूसरा मतलब उसका नहीं निकलेगा, हम इन जो वर्ड्स हैं, ऑफर है, प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है ना, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, इन जो वर्ड्स का वही मतलब समझेंगे जो मतलब यहाँ पे सेक्शन 2 में दे रखा है, ठीक है। जैसे कि मेरे ख्याल से बैरिक निकाल लेंगे तो ज्यादा इजीली समझ आएगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को अभी? यस सर। यस सर। ठीक। सो आते हैं सेक्शन 2 पे, जो कि बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की हमारे, है ना। सेक्शन 2 में सबसे पहला जो है वो बात आती है प्रपोजल की। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को यहाँ पे समझनी भी है ना। कुछ वर्ड्स जो हमने यहाँ पे यूज किए वो वर्ड्स डिफरेंट हैं, बट उनका मीनिंग जो है समहाउ कॉन्टेक्स्ट में सेम है। सबसे पहले आता है 2A, जो कि बात करता है प्रपोजल की। क्या कहता है कि when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstain, he is said to make a proposal। ठीक, क्या मतलब है कि भाई एक इंसान अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है सामने वाले से कि भाई कि कोई कुछ करे या कुछ करने से
बचे। एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग मतलब कि उस चीज को ना करें, कुछ करना है कुछ नहीं करना, और उस करने और नहीं करने पर सामने वाले की एसेंट चाहता है, मर्जी चाहता है। ठीक है कि भाई मैं जा रहा हूँ किसी के पास, मैं कहता हूँ कि भाई ये मोबाइल जो है मुझे आपको बेचना है, तो क्या आप ये मेरा मोबाइल खरीदेंगे 100 रुपए में या 200 रुपए में या 500 रुपए में या 10,000, जो तो एक अमाउंट मैंने कहा कि 10,000 रुपए मैं अपना मोबाइल खरीद बेचना चाहता हूँ, क्या अपना मोबाइल मेरा मोबाइल आप खरीदेंगे? तो मैंने क्या किया कि मैं एक एक्ट के ऊपर आपकी कंसेंट चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं क्या हो गया, मैं प्रपोजल। ठीक है, मैंने एक प्रपोजल किया, मतलब क्या ना, मैं जो हूँ मैंने एक प्रपोजल किया सामने वाले को, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे खत्म किया। अब इसमें ये है कि जो इंग्लैंड है वहां पे ये वर्ड जो है वो प्रपोजल की जगह पे ऑफर यूज किया जाता है, ऑफर। ठीक है, इंग्लैंड में है ना, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लॉ हमने वहां से लिए, तो ये और ये लॉ तो बनाया ही उन्हीं लोगों ने, तो वहां पे ये वर्ड जो है ऑफर यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है ऑफर या प्रपोजल में कि हम सामने वाले से कोई अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि ताकि वो कुछ जो करना है या नहीं करना है उस पर अपनी कंसेंट दे दे। अब जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे भी कि भाई आप अपने यहाँ पे मकान बना रहे हैं, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, आप यहाँ पे अपना मकान मत बनाओ, तो क्या है उसको करने से हम रोक रहे हैं कोई चीज। ठीक है, उस पर भी हम मर्जी लिए उससे कि भाई आप मकान मत बनाओ, आप हमसे पैसे ले लो अपनी जमीन का, दूसरी जगह कहीं बना ले। ठीक है, तो क्या है, एक चीज एक जगह पे हमने मोबाइल उसको खरीदने के लिए कहा कि उस पर अपनी मर्जी दे दे, दूसरी चीज एक जगह पे हमने उसको काम करने के लिए मना कर दिया, तो भी एक काइंड ऑफ ये प्रपोजल हो जाएगा। ठीक है, 2A। देन आता है 2B, जो कि बात करता है प्रॉमिस की, कि भाई व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted, and when the proposal accepted become promise। ठीक है, तो ऑफर एक ने किया, दूसरे ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, बोला हाँ भाई ठीक है, एक काम करो, 10,000 रुपये में तुम मोबाइल दे रहे हो, मोबाइल तुम्हारा जो ओरिजिनल तो 20,000 का, 10,000 रुपये मुझे सस्ता पड़ रहा है, मैं 10,000 रुपये में खरीदूंगा। क्या हो गया भाई, ये एक्सेप्टेंस। तो अब यहाँ पे दो वर्ड हैं अगेन, यहाँ पे एक होता है एक्सेप्टेंस, एक होता है प्रॉमिस। इंडियन सेंस में इसको हम प्रॉमिस कहते हैं कि भाई जब सामने वाले ने कह दिया आपकी बात पे रजामंदी अपनी दे दी, तो वो प्रॉमिस हो जाएगा। एंड देन अगेन जो इंग्लैंड है वहां उनके सेंस में इसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो एक पहले होगा प्रपोजल, दूसरा होगा उसका एक्सेप्टेंस। अब इन्हीं दोनों के बाद का जो स्टेप है वो होगा आपका कंसिडरेशन, देन उसके बाद का स्टेप एग्रीमेंट, देन उसके बाद का स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी चीजें फॉलो होगी, पहले प्रपोजल, देन एक्सेप्टेंस, देन कंसिडरेशन, वो चलेगा, जो भी सारी चीजें लोगों के बीच में जो भी चीजें होनी है वो एक्सचेंज होगी, एंड देन उसके बाद हमारा वो पहले बनेगा एग्रीमेंट, और अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे समझेंगे इसको। तो पहले हो गया प्रपोजल, देन हो गया हमारा उसका प्रॉमिस, देन कह रहा है कि प्रोमिजर एंड प्रोमिजी की डेफिनेशन बता दी कि भैया जो इंसान जो है वो कहेगा कि भैया हमको मोबाइल बेचना है, वो हो गया प्रोमिजर, और जो बोले कि हाँ हम मोबाइल खरीदेंगे वो क्या हो गया आपका प्रोमिस। सिर्फ बात है इंसान की बात करें, जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, हर्ष को कह रहा हूँ कि हर्ष मैं जो हूँ कल से कोई क्लास स्टार्ट करूंगा, ये रजिस्ट्रेशन फीस है, ऐसे ऐसे चीजें हैं, क्या तुम क्लास ज्वाइन करोगे? हर्ष कहेगा हाँ सर मैं ज्वाइन करूंगा, हर्ष जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है। तो मैं हो गया यहाँ पे प्रोमिजर। ठीक है, कि मैंने हर्ष को कहा कि भाई ये चीज करनी है, हर्ष ने उसको उसी वे में एक्सेप्ट कर लिया, तो हर्ष हो गया प्रोमिस। ठीक है, सिंपल सी बात। देन थर्ड आता है सॉरी फोर्थ वन आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बहुत इजी चीज है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, प्रोमिजी, ये वो ऐसे वैसे, एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, और ये बहुत दिमाग खराब होगा। सिंपल सी बात है, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि इन एक्सचेंज आप सामने वाले से क्या चीज दे रहे। ठीक है, कोई कहता है मनी होगा कंसिडरेशन, कोई कहता है कुछ होगा कंसिडरेशन, नहीं भाई, सिंपल सी बात है कि हम आपको एक्सचेंज में जो दे रहे हैं वो आपके लिए कंसिडरेशन है, और आप मुझे उस चीज के बदले जो चीज दे रहे हो वो मेरे लिए कंसिडरेशन। सिंपल सी बात, मतलब मैंने अगर मोबाइल दिया तो आपके लिए मोबाइल कंसिडरेशन, और आपने मुझे उसके बदले पैसा दिया तो मेरे लिए पैसा कंसिडरेशन। सिंपल इज दैट। अब थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज पे भी आ जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज समझना भी इम्पोर्टेंट। ये कह रहा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो प्रोमिसर था हमारा
जिसने ऑफर किया बेसिकली, उसके डिजायर पे जो प्रोमिजी है और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिजी खुद ही या किसी कोई और थर्ड पर्सन यहाँ पे हमारा, डन और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, ठीक है, उसने जो चीज कहा या तो उसने उसको कर दिया, या जो चीज उसने मना करने के लिए कहा था वो चीज उसने मना कर दिया, ठीक है। डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, ठीक है। और तीसरा कि प्रॉमिस टू डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, कि भाई या तो कह रहा है कि हम जो है वो कर चुका है, ठीक है, या फिर वो चीज करेगा या फिर वो करने वाला, ठीक, कहने का मतलब। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर जो इच्छा हमने सामने वाले को जाहिर करी, सामने वाले ने उस इच्छा पे हमारे काम कर दिया, है ना, या फिर जो हमने कहा था कि मत करना, उसने वो काम कहा कि हम नहीं करेंगे या कर दिया, तो इन सारे सिचुएशन पे वो सारी जो चीजें हैं वो कंसिडरेशन मानी जाए, ठीक है। मैंने किसी को कहा कि मुझे जो है ये मोबाइल जो है वो 10,000 में बेचना है। अब मैंने हर्ष से कहा, हर्ष ने 10,000 रुपये अपनी पॉकेट से निकाले और पॉकेट से 10,000 रुपये निकाल के मुझे दे दिए, वो मोबाइल मुझसे खरीद लिया, तो वो जो 10,000 रुपये हैं वो कंसिडरेशन माने जाए, ठीक है। जो भी एक्ट हुआ है, एब्सटेंस हुआ और प्रॉमिस हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी कंसिडरेशन मानी जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो चीजें एक्सचेंज हुई वो चीजें कंसिडरेशन होगी, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा एग्रीमेंट। ये बेसिक बेसिक चीजें, इसको समझ लीजिए अभी फिलहाल के लिए, है ना। इसके बाद क्योंकि इसके ऊपर बहुत चीजें हम लोगों को देखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सिंपल सा कहता है कि एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कहने का मतलब है कि भाई हमने एक सामने वाले से इच्छा जाहिर करी, ठीक है, और अगर एक करी है तो भी ठीक है, दो तीन करी है कि भाई हमको मोबाइल भी बेचना है, लैपटॉप भी बेचना है, घड़ी भी बेचनी है और हमको अपनी किताब भी बेचनी है, ठीक है। तो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, है ना, तो सब वाले सामने वाले ने सब कहा कि हाँ हम ये भी ले लेंगे, हम ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, सारी चीजें। तो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, वो एक एग्रीमेंट होगा। क्या कहने का मतलब है कि भाई आपने, सामने वाले ने प्रॉमिस किया आपसे, ठीक है, आपकी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, कहा कि हाँ भाई हम आपकी जो भी चीजें आप हमको दे रहे हैं, हम सारी चीजें आपसे हम लेंगे, और किस चीज के बेसिस पे, कि उसके बदले वो आपको कुछ कंसिडरेशन देगा, है ना, आपको पैसा देगा या कुछ भी चीजें देगा, तो वो एक एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है, एक एग्रीमेंट बन जाएगा। देन उसके बाद करें कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस, प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यहाँ पे कहता है कि एक तो हुआ कि हमने सामने वाले से कहा कि भाई ये जो मोबाइल है हम इतने में खरीदेंगे, है ना, ये चीज हो गई। एक सामने वाला भी आपको कोई प्रॉमिस ही कर रहा है कि भाई आप हमको ये चीज दोगे तो हम आपको उसके बदले ये चीज ऐसे करके करेंगे हम फ्यूचर। रेसिप्रोकल, तो ये चीज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कि एक प्रॉमिस के बदले सामने वाला प्रॉमिस करे, ठीक। देन वॉइड एग्रीमेंट की बात आती है यहाँ पे कि वॉइड एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट होगा, तो जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा वो वॉइड होगा। अब इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या है? दो चीजें देखिए, हमेशा याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। एक होता है अनलॉफुल और एक होगा इलीगल। अब मैंने बहुत बार ये वर्ड आप लोगों को क्लास में जब से मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ, ये चीज मैंने पढ़ाई, किसी को पता है कि क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनलॉफुल एंड इलीगल? बताइए क्या डिफरेंस? सर अनलॉफुल मतलब जिसने लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं किए, लॉ जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किए वो अनलॉफुल है, और इलीगल है लॉ जिसको रिस्ट्रिक्ट किए, रिस्ट्रिक्शन दिए लॉ जिसको। देखिए अनलॉफुल का मतलब है कि लॉ ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि भाई ये है या नहीं। कहने का मतलब ये, जैसे कि हम लोग अगर बात करें सेम सेक्स मैरिज की, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज को लॉ कहता है कि आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमको, बट हम आपको उस मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आप लोग के बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच या कह लें शादी से जो राइट एग्जिस्टेंस में आते हैं, वो राइट आपके
नहीं आएंगे। आप एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ नहीं बनोगे, या वाइफ वाइफ नहीं बनोगे, या हस्बैंड हस्बैंड नहीं बनोगे। कहने का मतलब कि आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। करने से मना ही नहीं है, बट अगर आप करोगे तो हम कोई राइट आपको नहीं देंगे। दैट इज अनलॉ। इलीगल क्या होता है? इलीगल साफ साफ कहता है कि भाई अगर आप करोगे तो हम आपको सजा देंगे उसके बदले, है ना। तो वही पॉइंट है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट वहां पे जो सेम सेक्स मैरिज है उसको कह देती कि इलीगल है, उन्होंने इलीगल नहीं कहा, उसको कहा अनलॉफुल। मतलब आप अगर आप कर भी लेते हैं सेम सेक्स वाले मैरिज तो उनको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कल की डेट में कह दे कि नहीं इलीगल है ये, है ना, तो जो भी कल की डेट में सेम सेक्स करे वाला पर्सन मैरिज करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। जो भी पनिशमेंट डिसाइड होगी 2 साल 5 साल 10 साल, दैट विल बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है। सो द पॉइंट इज यही कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें आप ये टर्म बहुत बार पढ़ेंगे, अनलॉफुल और इलीगल, है ना। तो उसको ध्यान रखना है आपको। तो ये यही कह रहा है कि एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू वॉइड। अब नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या है? मतलब आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया, अगर उस एग्रीमेंट का ब्रीच हो गया तो आप कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने एग्रीमेंट किया कि हम सोने की स्मगलिंग करेंगे, ठीक है, किसी बाहर की कंट्री से सोना लाएंगे और इंडिया में लाके बेचेंगे, ठीक है। तो इंडिया में लाके अगर बेचेंगे, उसने एग्रीमेंट किया, उसने उसके बदले उसको पैसा दे दिया। अब सामने वाले पर्सन ने उसको क्या हुआ, नहीं दिया सोना, ठीक है। तो अब क्या वो उसके लिए जा सकता है कोर्ट में कि भाई इसको मैंने इतने पैसे दिए थे, इसने मुझे सोना नहीं दिया? नो सर। जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि जो काम आप करने जा रहे थे वो इलीगल था, कोर्ट में जाके आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक माइनर है जिसकी उम्र है 10 साल। अब वो गया किसी दुकान पे और बोला कि अंकल अंकल मुझे जो है इतना इतना सामान दे दो और इसका जो पैसा मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है उसके ऊपर, भाई हम कल दे दें। अब पैसा उसने दे दिया, सारी चीजें कर ली। अब उसके बाद जो है कल जाके वो दुकानदार बोलता है कि भाई इसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये इतना इतना सामान लेगा और इसके बदले मुझे पैसा देगा, अभी मुझे पैसा नहीं दे रहा तो मुझे पैसा दिलाओ। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है माइनर का, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे जो है वो क्या है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट हो गया। देन आता है कॉन्ट्रैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट 2H। ये अच्छा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जितने भी सेक्शंस हैं सब इंपॉर्टेंट, क्योंकि गिन चुन के आपके सेक्शंस ही हैं इसमें, गिन चुन के डेफिनेशन ही है इसमें। ऐसा नहीं कि CRPC और IPC की तरफ भरे भरे हैं, बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं, नहीं, गिन चुन के हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 के आसपास, 6, हाँ 10 हैं। तो इन 10 के 10 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, 10 के 10 आपको याद होने चाहिए, एज इट इज याद होने चाहिए, किस सेक्शन में है वो भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका, अब इसके बाद आता है डेफिनेशन 2H, बोलता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो कहने का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो चीज फॉर्म करेगा। पहला कि वो एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड उसके साथ कंसिडरेशन, ठीक है। और दूसरा कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है कि जो भी लीगल कंडीशन है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शन 10 वगैरह में, है ना, और तो वो सारी चीजें फुलफिल हो रही कि माइनर नहीं होना चाहिए, है ना, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, है ना, पार्टी जो है वन साउंड माइंड नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो अदर कंडीशंस हैं वो फुलफिल होंगी, तभी जाके जो एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट का वो फुलफिल होगा करते समय, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो सकता है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। तो पॉइंट ये है कि जब भी एक एग्रीमेंट हम करेंगे, ठीक है, तो वो अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा हमने किया जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कभी कभी एक वर्ड आपका टर्म यूज होता है कि एवरी एग्रीमेंट इज क्या कहते हैं, इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, है ना। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि एग्रीमेंट जो है वो एक बड़ा वाइडर टर्म है,
चाहे लीगल हो इलीगल हो कैसा भी हो, सब एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट उसमें से वही पार्ट बनेगा जो इन्फोर्सिएबल होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपके बहुत बार एग्जाम में भी आते होंगे कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, नहीं सॉरी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं क्योंकि भाई एग्रीमेंट के ही फेज से उनको पार होना पड़ेगा, बट जब उनमें लीगली इन्फोर्सिबिलिटी लग जाएगी तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट होंगे। ठीक है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उस एग्रीमेंट से इन्फोर्सिबिलिटी वाला पार्ट हटा दिया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट तक का जो सीढ़ी है, कहने का मतलब जो स्टेयर है, वो नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी। ये सब चीजों का भी हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब ये बेसिक चीजें, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। देन आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कुछ गड़बड़ी होने की वजह से एक पार्टी के पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल कर सकता है, लेकिन दूसरे के पास नहीं। ठीक है, एक के पास राइट है लेकिन दूसरे के पास नहीं है, तो कहने का मतलब एक गलती एक के पार्ट से यहाँ पे हो जाती है, तो इस वजह से दूसरे को हम ये राइट देते हैं कि वो अब चूज करे वेदर ही वांट टू make this contract enforceable or whether he want to resign that contract. Resign that contract का मतलब होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है। तो यही कह रहा है voidable contract 2I में कि an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of other or others is a voidable contract। मतलब दो पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, एक पार्टी जो है उसको इन्फोर्सेबल करा सकती है लेकिन दूसरी पार्टी उसको इन्फोर्सेबल नहीं करा सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि मैंने जो है किसी से जबरदस्ती करके उसके सर पे बंदूक रख के एग्रीमेंट मेरे से साइन करवा लिया कि उसको अपनी जमीन जो है मुझे 1 महीने के अंदर बेचनी है। ठीक है, तो जमीन जो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली वो तो लीगल है ना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है कि मैंने किसी को पैसा दिया, उससे जमीन खरीद ली, मैंने उससे एग्रीमेंट कर लिया कि भाई 10 दिन के बाद मैं तुमसे जमीन खरीदूंगा, बट उनको मैंने कोवर्जन करके उससे जमीन ली, उसको मैंने डरा धमका के उसके सर पे बंदूक रख के पेपर पे साइन करा। नाउ जब 10 दिन बाद बात आएगी कि भाई अब आप जो है पैसे अपने कंप्लीट ले लो और वो जमीन मुझे दे दो, तो उसके ऊपर अब ये ऑप्शन रहेगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करे या इनवैलिड करे। वो बोल देगा कि हाँ चलो आपने उस टाइम जमीन के जब एग्रीमेंट किया था तब तो मेरे सर पे बंदूक रखी थी, तब तो मैंने डर के उस पर साइन कर दिया था, बट अभी भी मैं उस पर एग्री हूँ, मुझे लग रहा है कि आप जो पैसा दे रहे हो मुझे सही दे रहे हो, कल की डेट में मेरी जमीन का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, तो काम करो हम इस एग्रीमेंट को मानते हैं और ये लो जमीन और लाओ मेरे बाकी के बचे पैसे मुझे दे। ठीक है, या वो ये भी कर सकता है कि भाई आपने मुझे इससे डरा धमका के मेरे से पेपर पे साइन कराया है, तो ये जो जमीन जो आप मुझसे ले रहे हैं वो जो है वो गलत है ना, आपको मैं जमीन या तो नहीं दूंगा, या फिर मान लीजिए उसने जमीन ले ली हो डरा धमका के, तो उससे कोर्ट में जाके जमीन वापस ले सकता है। ठीक, कहने का पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाते हैं, और उसके बाद पार्टीज जो होती हैं उनको ये ऑप्शन होता है, मतलब जिनके साथ ये सब चीजें हुई हैं, मतलब मिस्टेक, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे जाके ठीक कर लें या फिर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें। ठीक, तो वो हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद लास्ट इसमें कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अब कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब तो सही था, पार्टी भी कॉम्पिटेंट थी, मेजर थी, साउंड माइंड थी, है ना, लॉ भी इन्फोर्सेबल, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी इन्फोर्सेबल था, सब कुछ सही चल रहा था, बट कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा एक्ट हुआ जिससे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना अब जो है वो पॉसिबल नहीं। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वो ठीक था, बट फ्यूचर टाइम में वो अब इन्फोर्स कराना मुश्किल हो गया। अब एग्जांपल कैसे ले लें, इंडिया पाकिस्तान के बीच में दो बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन ए एंड वहां पे पाकिस्तान में बिजनेसमैन बी, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई जो है हर साल आप मुझे चावल जो है वो
अपने यहाँ से भेजोगे और हर चावल की बोरी का मैं आपको 2000 रुपये दूंगा। ठीक है, पॉइंट क्या हुआ कि इंडिया पाकिस्तान में वॉर छिड़ गई, बहुत बुरी वाली, खतरनाक एकदम, सारे ट्रेड रास्ते वगैरह सब ब्लॉक, कोई व्यापार उपार नहीं होगा, कोई दोस्ती यारी कुछ नहीं चले। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल, है ना? क्यों नहीं हो सकता भाई? ठीक है, या और एक दूसरा एग्जांपल ले लें यहाँ पे, सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, इसमें थोड़ा सा एक और भी है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में, फ्रस्ट्रेशन जब पढ़ाएंगे तो इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। कि मान लीजिए कोई चीज की खरीद बिक्री आज के टाइम में वैलिड थी, ठीक है, कि आप सोने की कितनी भी खरीद बिक्री करो कोई दिक्कत नहीं। कल की डेट में हमने एक एग्रीमेंट किया कि भाई हम लोग इतना इतना सोना जो है वो खरीदेंगे आपसे। कल की डेट में जो है, अब परसों की डेट में, मतलब कल की डेट में तो हमने एग्रीमेंट किया, परसों की डेट में जो है एक लॉ बना कि आप इतने ही लिमिट तक का सोना जो है वो खरीद बिक्री कर सकते। नाउ अगर आप उससे ज्यादा करेंगे तो एक ऑफेंस हो जाएगा। अब जो है आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया। ठीक है, अब आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, तो इस वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मतलब इनिशियल स्टेज पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट फर्दर स्टेज पे वो जाके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक सेकंड वेट करिए। चलिए, तो पॉइंट ये है कि अब ये सारी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब इसमें ये है चीजें कि ठीक है, कि कब जो है वो कम्युनिकेशन होगा, एक्सेप्टेंस होगा, उसका रिवोकेशन होगा, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ये सब चीजें अभी हम लोग उसमें बेसिकली पढ़ेंगे। बट एक छोटी सी चीज अभी यहाँ पे समझ लीजिए, इसको फिर हम लोग क्लास को एंड कर देंगे उसके बाद। कि कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग अगर समझना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में एक सबसे बेसिक चीजें हैं समझने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है हमें ये नहीं बताता कि पार्टीज का राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या होगा। मतलब कि मैंने और हर्ष ने अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या राइट एंड ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं बताता। कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये बताता है कि भाई आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बस राइट एंड ऑब्लिगेशन जो होगा वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और आप हमको इतनी फीस हमको आप पे करें। ठीक है, अगर फीस नहीं पे करेंगे तो इतना फाइन लगेगा, और मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो आप मुझसे इतना जो है फाइन लेंगे। ठीक है, कहाँ केस फाइल होगा, कैसे क्या होगी, सारी चीजें जो है वो हम लोग डिसाइड करेंगे, कहने का मतलब। ठीक है, सो द पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो ये नहीं बताता कि क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होगी एज पर द लॉ, है ना, है ना। आप डिसाइड करेंगे कि क्या राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टीज आप अपने बीच में रखना चाहते हैं। ठीक है, आप डिसाइड करेंगे खुद ही, और ब्रीच होने पर क्या आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, लॉ के अकॉर्डिंग आप केस को कहाँ जाके फाइल करेंगे, सारी चीजें जो है आप अपने में डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज में तीन चीज इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, कि वही मीटिंग ऑफ माइंड वगैरह वो सारी चीजें तो है ही। इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि प्रपोजल, ठीक है, जो एक्सेप्ट होगा तो प्रॉमिस बनेगा। दूसरा कि वो प्रॉमिस जो है फॉर्मिंग द कंसिडरेशन के साथ आएगा तो वो एग्रीमेंट बनेगा, और वो जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए तीन स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला कि प्रपोजल का एक्सेप्टेंस, दूसरा कि उस एक्सेप्टेंस का कंसिडरेशन के साथ होना, एंड तीसरा कि वो जो कंसिडरेशन के साथ होकर एग्रीमेंट बनेगा, तो तीसरा ये है कि वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो अगर ये तीन चीजें फुलफिल होती हैं
है ना, प्रपोजल एक्सेप्टेंस, उसके जो है वो क्या कहते हैं कंसिडरेशन, ठीक है, और तीसरा कि वो जो कंसिडरेशन के साथ जब एक्सेप्ट होके वो एग्रीमेंट बनेगा तो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये जो तीनों चीज जब एक साथ आती हैं तब जाके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको आप लोग को ध्यान रखना। देन इसके बाद इसके साथ ही सेक्शन 10 हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको पढ़ेंगे, है ना, क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो सब पढ़ेंगे। प्रपोजल एक्सेप्टेंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन वाला ये जो पार्ट है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, है ना, इन सबको पढ़ेंगे। रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, इनविटेशन टू ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोग शॉप पे जाते हैं ना, शॉप पे जाते हैं, आपने कोई सामान उठाया और शॉप वाले के पास लेकर गए और बोला कि ये सामान हमको खरीदना है, और शॉप वाले ने मना कर दिया कि भाई हम ये सामान नहीं बेचें, तो आप क्या उससे कह सकते हो कि भाई आपने मेरा साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दे आर इनवाइटिंग टू ऑफर, दे आर नॉट ऑफरिंग यू कि भाई आपने सामान उठा लिया तो एक्सेप्टेंस हो गया खरीदने के। वो कह रहे हैं कि भाई आप सामान जो है खरीदने के लिए हमारे पास आइए और हमें ऑफर करिए कि आपको ये सामान खरीदना है, और हम फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे तो भाई हमको वो सामान बेचना है या नहीं बेचना। तो ये जो रूल है वो शॉप पे एप्लीकेबल, जितने भी शॉप है उन पे एप्लीकेबल। एक तरह से कहने का मतलब शॉप वाला एग्जांपल बेस्ट यहाँ बेसिकली बैठता है। बहुत सारी चीजें और भी हैं बट शॉप का एग्जांपल बेस्ट बैठता है कि अगर किसी शॉप पे आप जाते हैं तो वो शॉप वाला अगर आपको बुक शो कर रहा है या बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस सिचुएशन पे वो आपको इन्वाइट कर रहा है कि आप आके उसको ऑफर करिए, ठीक है। और जब आप उसको ऑफर करेंगे तो वो उसके ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, ठीक है। अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है तब आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर वो इसको रिजेक्ट कर देता है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे उसमें केसेस वगैरह हैं वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉस ऑफर पढ़ेंगे, काउंटर ऑफर पढ़ेंगे, फिर एक्सेप्टेंस को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें जो है हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या मतलब है इसका, है ना। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला कंसिडरेशन, डू डज वाला जो वर्ड है उसमें यूज किया गया, उन सब चीजों को समझेंगे, ठीक है। फिर एक इसमें डॉक्ट्रिन है पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इसको समझेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सबको हम लोग जो है अब कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली थोड़ा सा पहली क्लास है तो हम लोग शॉर्ट इसको थोड़ा सा रखते हैं, है ना। कल की जो क्लास